दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे छायावाद से संबंधित वन लाइनर तथ्य। सभी कवियों के जो छायावादी कवि के अंतर्गत जितने भी कवि हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करें। छायावाद समय काल है छायावाद का 1918 से 1936 ईस्वी में। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग किस कवि ने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख 4 चरणों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की है। तो किस पत्रिका में हुआ था यह? श्री शारदा में। और कितने शीर्षक में? 4 चरणों में लिखकर छायावाद की क्या की गई है? आरंभिक विवेचना की गई है। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषता बताई हैं। किस कवि ने छायावाद की 5 विशेषता बताई है? तो मुकुटधर पांडे ने, जो इस प्रकार है। नंबर 1 व्यक्तिकता, नंबर 2 स्वतंत्रता चेतना, नंबर 3 रहस्यवादिता, नंबर 4 शैलीगत वैशिष्ट्य और नंबर 5 अस्पष्टता। इंपॉर्टेंट है क्योंकि विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 ईस्वी के अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुरकुरी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। तो छायावाद की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? कुरकुरी के प्रति। और इसके लेखक हैं मुकुटधर पांडे। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने स्वीकार किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी। तो मुकुटधर पांडे की रचनाएं कौन कौन सी है? आंसू है, उद्गार है, प्रेम बंधन है, पूजा फूल है, कानन कुसुम है आदि रचनाएं। कानन कुसुम एक जयशंकर प्रसाद की है और आंसू भी है। और मुकुटधर पांडे ने भी आंसू और कानन कुसुम रचनाएं लिखी हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा गया जाता है। लोचन प्रसाद पांडे ने ही गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया। गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लोचन प्रसाद पांडे ने। छायावाद के संबंध में सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार द्वारा रचित एक संवादात्मक लेख छपा, हिंदी में छायावाद। इस संवाद में 4 लोगों के सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत एवं चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया था। छायावाद के प्रवर्तक है और उनको मानने वाले आचार्य मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुमित्रा नंदन पंत को नंदू दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद को ईलाचंद जोशी और माखनलाल चतुर्वेदी को प्रभाकर माचवे। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 स्वतंत्रता चेतना। छायावाद काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से और समाज से संबंधित है। दूसरी विशेषता है व्यक्तिकता। जो छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना का कार्य करती है। तीसरी है अनुभूति की प्रतिष्ठा। छायावादी कवियों ने व्यक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया। कविता को विचारों और तथ्यों से परे तथा अनुभूति से निर्मित माना है। वेदना की विवर्ती। छायावादी कविता वेदना से भरी है, पर यह वेदना पीड़ा नहीं देती बल्कि काम्य और सुंदर है। महादेवी जी लिखती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। इंपॉर्टेंट काव्य पंक्तियां हैं महादेवी जी की। प्रेमानुभूति। छायावादी प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। यह प्रेम अशरीरी है और योगवादी नहीं है। नेक्स्ट विशेषता है छायावाद की सौंदर्य चेतना। छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त और विशाल है। उनमें मानव, प्रकृति और भावों के गहरे लोक समाहित हैं। नेक्स्ट प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति का स्थान अन्यतम है। छायावादी काव्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। प्रकृति का आलंबन, उन्दीपन, मानवीकरण द्वितीय रहस्यवादी रूप में विशद चित्रण हुआ है। राष्ट्रीय स्वर। छायावादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है।
इस काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्दों का निरंतर प्रयोग हुआ है। काव्य रूप। छायावाद के भीतर गीत, प्रगीत, लंबी कविता तथा महाकाव्य आदि काव्य रूपों की रचना हुई। भाषा एवं शिल्प। छायावादी कवियों ने संस्कृत, गंभित एवं अलंकारनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। कहीं कहीं छंदों के परंपरागत ढांचे को तोड़ा तो कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी रचना हुई। छायावादी कवियों ने बिंब का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया है। छायावादी कविता सूक्ष्म एवं अमूर्त तथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मक हो जाती है। छायावादी कवि चतुष्टय और वैतरयी कवि के अंतर्गत, यानी कि जो बड़े कवि हैं छायावाद के, उनके अंतर्गत आने वाले कवि, और जो लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाले कवि, उनके नाम। वृत्तत्रयी में है जयशंकर प्रसाद, जो शैव दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रा नंदन अरबी दर्शन से प्रभावित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत से संबंधित है। और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन और दुखवाद से संबंधित है। ये क्या है? चारों हमारे वृत्तत्रयी के अंतर्गत आते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, त्रिपाठी और निराला। लघुत्रयी के अंतर्गत है महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत यानी कि कथन दिए गए हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थ में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवादी के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट परिभाषा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वर्कता के साथ स्वानुभूति की विवर्ती छायावाद की विशेषता है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंदू दुलारे वाजपेयी का। नेक्स्ट कथन है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो यह कथन है राम कुमार वर्मा का। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। छाया स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की जो भाव पद्धति और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए इसके साथ मध्यम वर्ग असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। यह कथन है रामविलास शर्मा का। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी प्राधीनता से। यह कथन है नामवर सिंह का। छायावाद व्यक्तित्व की कविता है जिसका आरंभ व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यह कथन है नामवर सिंह का। जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि के बारे में पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद और उनकी संबंधित रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि है कौन से लाभदायक है। कवि है जयशंकर प्रसाद,
जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जा सकता है। किस कवि को छायावाद का ब्रह्मा कहा जा सकता है? तो जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। इनके बाल्यकाल का नाम झारखंडी था। किस कवि के बाल्यकाल का नाम झारखंडी था? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आरंभ में किस उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे? कलाधर के नाम से। पहली कविता, जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन सी है और किस सन में प्रकाशित हुई? तो पहली कविता है सावन पंचक, जो कलाधर यानी कि उपनाम से उन्होंने 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? भारतेंदु पत्रिका में। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक है उर्वशी, जो एक चंपू काव्य है। यह कृति कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहलाता है। यानी कि ऐसी कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की ऐसी कौन सी रचना है जो कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहलाती है? तो वो है उर्वशी। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कौन सी रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? झरना को। और झरना का समय काल है 1918 और लेखक है जयशंकर प्रसाद। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। चित्राधार में एक साथ 10 रचनाओं को संकलन किया गया है, जिनमें से 3 है कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व काव्य संग्रह है। प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमतः 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा गया था, खड़ी बोली में, जिसका रूपांतरण सन 1914 ईस्वी में किया गया। प्रेम पथिक का प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव भी माना जाता है। द हर्मिट, गोल्ड स्मिथ की रचना, जो हर्मिट का प्रभाव किस रचना पर माना जाता है? तो प्रेम पथिक पर। आशु प्रसाद कृत विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में कितने छंद हैं? 133। और इसके संशोधित संस्करण है उसमें 190 छंद हो गए। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। कौन सी रचना को? आंसू को। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कानन कुसुम, झरना, लहर, गीत काव्य, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आंसू, खंड काव्य और कामानी महाकाव्य रचनाएं हैं। नई कविता में रचे गए खंड काव्यों की नींव का कार्य महाराणा का महत्व कविता ने किया था। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक अतुकांत रचनाएं हैं। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की क्या है? लंबी कविताएं हैं। तो कौन कौन सी लंबी कविताएं हैं? अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की क्या है? लंबी कविताएं हैं। ये चारों कविताएं लहर काव्य संग्रह में संकलित है। प्रलय की छाया कविता में रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व दिखाया गया है। यह लहर की सबसे लंबी कविता है। प्रलय की छाया कौन सी कविता है? सबसे लंबी कविता। करुणालय में यज्ञ की क्रूरता को अशोभनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को उजागर किया गया है। जयप्रसाद की रचनाएं और उनका शीर्षक। पहली कविता है सावन पंचक, शीर्षक में है 1906 में। पहली पुस्तक उर्वशी 1909 शीर्षक ईस्वी में। खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम 1913। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना 1918। पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918। हिंदी का पहला गीति नाट्य करुणालय 1913 प्रकाशन वर्ष है। और क्या है? ये पहला हिंदी गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद का। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं है। अब पढ़ेंगे कामायनी रचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये भी जयशंकर प्रसाद की है। प्रकाशन वर्ष है इनका 1936। कहीं कहीं 36 और कहीं कहीं 35 भी दिया गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग, जो क्रमानुसार इस प्रकार है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी के मुख्य पात्र में मनु है, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, जिनमें मनु मन का और श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि, कुमार मानव का प्रतीक माने जाते हैं। कामायनी की कथा वस्तु का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है।
कामायनी में वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी का बाह्य ढांचा काफी हद तक प्रसाद के ही कामना नाटक से मिलता है। कामायनी में जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति हुई है उसे प्रसाद एक घूट एकांकी में पहले ही प्रतिष्ठापित कर चुके थे। कामायनी में प्रसाद ने मूल संवेद मनोभाव का कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभाव का पात्र में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष मनु को और प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के जरिए मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतर से कह दी थी। कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन हुआ है। इनमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ष संघर्ष का संकेत मिलता है। औद्योगिकरण संबंधित प्रसंग स्वप्न सर्ग में मिलता है। कामायनी में स्त्री व पुरुष की संरचना समझते हुए सृष्टि के विकास में भी उनका योगदान संघर्ष और प्रेम के संयोग से उपजे आनंद के आधार पर माना गया है। इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन, गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। कामायनी में मुख्य रस के रूप में शांत रस या निर्वेद रस तथा मुख्य छंद के रूप में ताटक छंद का प्रयोग किया गया है। तो कामायनी में किन किन छंदों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है? शांत रस, निर्वेद रस, मुख्य छंद रूप में कौन सा है? ताटक छंद का प्रयोग है। कामायनी में के बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन स्वीकार किया है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी माना जाता है। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन कि कौन से विद्वान कामायनी को क्या कहते हैं। कौन सी रचना है? मानवता का रसात्मक इतिहास, नंदू दुलारे वाजपेयी। छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो शांति प्रिया द्विवेदी ने। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेन ने। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य डॉक्टर नामवर सिंह ने। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी रचनाएं। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका, जूही की कली 1916 ईस्वी में निराला की पहली कविता है। इस कविता में जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। तो भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना कौन से कवि मानते हैं? रामविलास शर्मा। हिंदी में निराला को महाप्राण की संज्ञा दी गई है। किस कवि को महाप्राण की संज्ञा दी गई है? तो निराला को। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अमेरिका कवि वॉल्ट हिटमैन मुक्त छंद के जनक हैं। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना गया है और मुक्त छंद को रबड़ या कैचवा छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद भी कहा है। ये निराला से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है, तथ्य दिए गए हैं जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। निराला ने परिमल का काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। यह कथन किसका है? यह निराला ने लिखा परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निराला की महत्वपूर्ण कविताएं और उनके काव्य संग्रह। जूही की कली अनामिका के दूसरे भाग में 1937-38 महत्वपूर्ण कविताएं क्या है? सम्मिलित है। सच है 1935, अधिवास रेखा में, पंचवटी प्रसंग तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी सम्राट एडवर्ड के प्रति, बादल सरोज स्मृति और विधवा भिक्षुक राम की शक्ति पूजा 1936। परिमल में ये कविताएं क्या है? संग्रहित है और अनामिका में ये कविताएं। और जो लंबी कविताएं हैं किसकी? निराला जी की, तो वे हैं यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा। ये क्या है? लंबी कविताएं मानी जाती हैं। निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। इनके काव्य में अकुंठ एवं व्यस श्रृंगार दृष्टि दिखाई देती है। निराला को तृप्ति का कवि भी कहा जाता है।
निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अनीमा में संकलित है। तुलसीदास 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है, जिसमें कवि तुलसी के गृह त्याग और तप की घटना का वर्णन किया गया है। इस काव्य का प्रारंभ सायकाल के घिरते अंधकार से एवं समापन भोर के आलोक के साथ होता है। इसमें प्रकृति के मंगलकारी स्वरूप का चित्रण हुआ है। निराला की कुकुरमुर्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं मिलती हैं। तोड़ती पत्थर में आर्थिक असमानता और भिक्षुक में तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या गरीबी को दिखाया गया है। यानी कि जो तोड़ती पत्थर कविता है उसमें आर्थिक असमानता को दिखाया गया है और भिक्षुक में तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या गरीबी को भी दिखाया गया है। कुकुरमुता में है निराला की व्यंग्यपरक रचना है। इसमें गुलाब पूंजीपति का वर्ग का एवं कुकुरमुता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। रामविलास शर्मा ने इसे पंत के विरोध में लिखी गई कविता माना है। मुक्त छंद पर पंत का सहयोग न मिलने के कारण निराला ने पंत और पल्लव नामक लंबा लेख लिखा, जिसमें संस्कृत आचार्य एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के भाव को चुराने का आरोप लगाया गया था। अनामिका काव्य संग्रह में दान कविता में धर्म का मतलब न समझने वालों पर व्यंग किया गया है। अनामिका के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा शामिल है। तो अनामिका जो द्वितीय संस्करण है उसमें कौन कौन सी कविताएं संग्रह में सम्मिलित है? सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति उनकी पुत्री सरोज की असमय मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता और समसामयिकता में नए कवियों का गोरखनाथ को कहा गया है। निराला की राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। निराला ने दिल्ली रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक के देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया गया है। तो मुगलों का शासन का वर्णन किस रचना में किया गया? दिल्ली में, दिल्ली नामक रचना में। छायावादी काव्य का रुद्र और महेश निराला को माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ। निराला की मैं और तुम कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी। इसमें काव्य और संगीत दोनों का समायोजन किया गया है। गीतिका में किनका समायोजन किया गया है? संगीत और काव्य का। निराला के काव्य संग्रह अर्चना, आराधना तथा गीत कुंज गे तत्व की प्रधानता मानी जाती है। अनिमा में भक्ति भाव से ओतप्रोत कविताएं शामिल है, जिसमें छायावाद और प्रगतिवाद दोनों काव्य युगों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अनिमा अर्चना और आराधना काव्य संग्रह में निराला ने स्वानुभूति परक गीत लिखे। साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित, संत रविदास प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों पर कविताएं लिखी हैं। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी हैं, जिनका संकलन बेला काव्य संग्रह में हुआ है। बेला में श्रृंगार, प्रकृति, अध्यात्म और देशभक्ति विषयक कविताएं हैं। दलितों के सुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते संग्रह में हुआ है। सांध्या कांकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह तथा पत्रोत्तर कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है अंतिम कविता है। सांध्या काकली में निराला ने जीवन की हताशा और निराशा को चित्रित किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौशाम्बी अल्मोड़ा में हुआ एवं इनका देहावसान इलाहाबाद में हुआ। पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास एवं अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? गुंजन है। तो यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का वर्णन चल रहा है। तो पहली रचना कौन सी मानी जाती है पंत की? छायावादी, उच्छ्वास और अंतिम है गुंजन। इनकी पहली कविता है गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में हुई। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता भावी पत्नी के प्रति है। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी नवचेतनावाद के प्रचारक हैं। पल्लव की भूमि को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। पल्लव ने पंत जी की प्रतिष्ठा छायावादी कवि के रूप में की। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है।
पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पंत ने प्रकृति संबंधी कई श्रेष्ठ रचनाएं की, जिनमें प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एकांतज्ञ, कलक, नौका विहार, झंझा में नीम, ग्रामश्री, पतझर, हिमाद्री आदि प्रमुख है। इसी प्रकृति प्रेम के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक कविता में वीणा में संग्रहित है, जो वीणा में पंत ने स्वयं को जिज्ञासु बालिका और प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें छाया, सरिता, अंधकार, निर्झर, लता, विहंग और उषा पर छोटी छोटी कविताएं हैं। ग्रंथि एक विरहपरक काव्य है, जिसमें कवि ने अपनी प्रणय वेदना की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। युगांत छायावाद युग के अंत का उद्घोष है। युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय माना जाता है। युगांत युगवानी और ग्राम्य काव्य संग्रह की शैली और भावबोध प्रकृतिवादी चेतना और मानवतावादी चेतना से प्रभावित है। ग्राम्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है और इसकी ग्राम चित्र तथा ग्राम देवता कविताएं प्रमुख हैं। ग्राम्य के बाद प्रकाशित अधिकतर रचनाओं पर अध्यात्मवाद तथा अरविंद दर्शन का प्रभाव है। खादी के फूल पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है। मौन निमंत्रण इनकी रहस्यवादी कविता है। 1961 में पंत जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण से किस कवि को सम्मानित किया गया था? पंत को, 1961 ईस्वी में। कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें 1961 ईस्वी में ही साहित्य अकादमी तथा चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। युगवानी संग्रह की कविताओं पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चिदम्बरा पंत जी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा कही गई है। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात भी उठाई गई है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना और युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे के पूरक। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। अब पढ़ेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का समय काल है 1907। छायावादी कवियों में शाब्दिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है। महादेवी आरंभ से ही अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती हैं। दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक रहे हैं। महादेवी वर्मा ने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। महादेवी का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है। महादेवी वर्मा ने अपने लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में ही की, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी थी। दिया इनकी पहली कविता है। किसकी? महादेवी वर्मा की पहली कविता कौन सी है? दिया, जो खड़ी बोली में लिखी गई। इन्होंने अपनी काव्य कृतियों का नामकरण क्रमबद्ध रूप में बहुत से उपयुक्त ढंग से किया। दिन के सभी पैर क्रमश निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, दीपसगा जीवन के दर्शन को भी चरणबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। महादेवी वर्मा की रचना यामा में निहार और रश्मि, नीरजा तथा सांध्या गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन भी किया गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? तो निहार की भूमिका लिखी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। निहार में कुल 47 गीतों का संकलन है, जो सन 1924 से 1928 के बीच लिखे गए। इनमें प्रमुख है विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार आदि। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव रहा। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है जिस पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव रहा? तो रश्मि पर। रश्मि 1928 से 1931 ईस्वी के मध्य लिखे गए 35 गीतों का संकलन है। इनमें प्रमुख है
जिनमें प्रमुख है रश्मि, दुख, अतृप्ति, जीवन दीप आदि। रश्मि पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव और इसका मुख्य स्वर दुखवाद का है। नीरजा में बिना शीर्षक के 58 गीत संकलित हैं, जिनमें छायावादी भावना अधिक स्पष्ट हुई। इन गीतों में भावुकता की अपेक्षा अनुभूति पक्ष मुखर है। नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को 1934 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सांध्या गीत में 45 गीतों का संकलन है। इनमें से जीवन की विभिन्न अनुभूतियों को स्वर दिया गया है, जिसमें कवित्री के दार्शनिक विचारों की प्रौढ़ता दिखाई देती है। दीप शिखा में कुल 51 गीत हैं, जिसमें अधिकतर दीपक केंद्रित हैं। यह दीपक आत्मा का प्रतीक है, जिसे अडिग रहकर प्रभात की बेला तथा जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यहाँ पर इन्हें 1944 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे? महादेवी वर्मा को। सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है। सप्तपर्णा रचना किसके? महादेवी वर्मा की है, जो जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य अनुवाद है। प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित हैं। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट है अन्य बिंदु हैं। मोहनलाल मेहतो की कविताओं में कल्पना तत्व की प्रधानता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे। निर्माल्य एवं एकतारा काव्य संग्रह में छायावादी कविताएं संकलित हैं। निर्माल्य और एकतारा में कौन सी कविताएं संकलित हैं? तो छायावादी कविताएं। रामकुमार वर्मा के छायावादी काव्य संग्रह रूप राशि, निशीथ एवं चित्र रेखा है। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है। श्यामलाल गुप्त पार्षद कृत प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना सन 1924 ईस्वी में हुई। यह गीत सबसे पहले 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजा उत्तोलन के समय गाया गया था। नेक्स्ट है उत्तर छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ किया तथा जो आगे भी लिखते रहे, किंतु उनका लेखन न तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का रहा और न ही विशुद्ध प्रगतिवादी धारा का। ऐसे कवियों का विवेचन रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में क्रमश उत्तर छायावाद और उत्तर स्वच्छंदतावाद युग का नाम दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेद ने अपने इतिहास में ऐसे कवियों की काव्यधारा को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा तथा प्रेम और मस्ती के काव्य का नाम दिया। इस पुस्तक में उपयुक्त विभाजन का अनुसरण किया गया और कवियों का विभाजन भी उपयुक्त पद्धति पर किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी कवि। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध थे। कैदी और कोकिला तथा पुष्प अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की अत्यंत प्रसिद्ध कविताएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकृतनी रचना पर देव पुरस्कार मिला। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। पुष्पीय अभिलाषा में चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया और इन्होंने राष्ट्रीयता, प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति को आधार बनाकर काव्य रचना की, किंतु अभिव्यक्ति की शैली द्विवेदी युग की है। नेक्स्ट कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय के प्रति कविता में लिखा, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा अनल कवि नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर और किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अनल कवि के नाम से। दिनकर को मुख्यतः समय सूर्य, अधैर्य का कवि तथा आवेश का कवि भी कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट कवि है दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरणगुप्त की तुलना में महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। रश्मिरथी महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। तो रश्मिरथी किस पर आधारित है? कर्ण के जीवन पर आधारित रचना है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में लिखा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती होगी।
ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये दिनकर जी की हैं। दिनकर की आरंभिक रचनाओं में रेणुका, हुंकार को लेकर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने दिनकर से स्पष्टीकरण मांगा था। कुरुक्षेत्र की कथावस्तु महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। यह रचना मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर को सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए प्रदान किया गया। यह गीत नाट्य कहलाता है। उर्वशी और पूर्व उर्वशी के प्रेम चित्रण पर आधारित रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई रचना। परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो किसको आधार बनाकर लिखी गई रचना है? भारत चीन के युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि के रूप में स्वीकृत। कलिंग विजय कला तीर्थ बुद्धदेव कविताएं सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करती हैं। दिनकर जी ने अपने संगीत रूपक हिमालय संदेश में घृणा, हिंसा, अज्ञान को जीवन की विषमता का कारण माना है तथा प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश दिया है। मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछलगुआ हूँ, यह कथन किसका है? दिनकर ने कहा है। अन्य बिंदु हैं। सियाराम शरण गुप्त कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अनुज मतलब छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता 1910 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनका प्रथम काव्य संग्रह था मौर्य विजय, जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह था कुमकुम। तो बालकृष्ण नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम। इनके दो काव्य संग्रह ऐपलक और क्वासी में छायावादी भाव बोध दिखाई देता है, किंतु मुख्य स्वर और राष्ट्रीयता एवं स्वदेश प्रेम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान प्रयाग निहालपुर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना 1915 ईस्वी में मर्यादा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी ने अपने जीवन का आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को माना है। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में तथा स्वदेश के प्रति आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। झांसी की रानी कविता लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। सुभद्रा जी को मुकुल के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्रयाग साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रदान किया गया। कुछ रचनाओं में अतीत का महिमा मंडन करते हुए भी उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ा गया, जिसमें सियाराम शरण गुप्त की नकुल, सोहनलाल द्विवेदी की कुणाल, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी और गुरु भक्त सिंह की नूरजहां उल्लेखनीय रचनाएं हैं। रामेश्वर शुक्ल अचल को हिंदी साहित्य में मार्शलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इंपोर्टेंट है। श्यामल पार्षद ने मार्च 1924 में प्रसिद्ध राष्ट्रीय झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। यह गीत इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5वें वर्ष पूरा होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग मैदान में लोगों के समक्ष नेहरू जो की उपस्थित में गाया गया था। हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने हलावाद नाम से एक नवीन वाद का प्रवर्तन किया। यानी कि हलावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। सन 1933 से 1936 तक हलावाद का समयकाल माना जाता है। बच्चन सिंह ने कवियों में सौम्य संत रचना सुमित्रानंदन पद को समर्पित की। हरिवंश राय बच्चन पर उमर खय्याम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश की रचना की। मधुशाला की रचना 1935, 1936 और 1937 इनका समयकाल है। इन तीनों काव्यों की लोकप्रियता का कारण रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त प्रेम और मस्ती की अनुभूति को बेहद सरल सहज भाषा में लिखना है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कवि भी कहा जाता है। हिंदी का बायरन कवि किसे कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को। खादी के फूल सुमित्रानंदन पंत हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखित रचना है। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने हलावादी काव्य को क्षयी रोमांस कुंठा का काव्य कहा है। भगवती चरण वर्मा की मस्ती और प्रेम संबंधी 2 रचनाएं मधुकन और प्रेम संगीत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज हमने टॉपिक किया छायावाद और उत्तर छायावाद में जितने भी कवि हैं उन सब कवियों का